गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही वाइटल चैप्टर है। आप जैसा जानते हैं कि एंजियोस्पर्म चैप्टर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है नीट के लिए। इसका कुछ सिलेबस 11 में आपने पढ़ा है, खास करके इसका मॉर्फोलॉजी और इसका फिजियोलॉजी पढ़ा। अब यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी अलग से पढ़ना है, और कुल मिलाकर देखें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एंजियोस्पर्म अकेले कवर कर लेता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले हम लोग देखें फ्लावरिंग प्लांट्स ही क्यों। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग टैक्सोनॉमी में किस नाम से जानते हैं? एंजियोस्पर्म्स। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं किसी में फ्लावरिंग नहीं होता है, फ्लावर्स अब्सेंट होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या बनाएंगे? प्लांट किंगडम से हम लोग बनाएंगे क्रिप्टोगैम और क्रिप्टोगैमी और फाइनेरोगैमी। जैसा कि आप जानते हैं क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोगैमी में कौन कौन है? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और इधर फाइनेरोगैम्स को दो पार्ट किया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। We are to focus on this chapter, this subject only. एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन को देखना है। It is the only group of flowering plants। हम लोग एंजियोस्पर्म में देखेंगे रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले हम लोग देखें कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग अपने जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं पॉपुलेशन को फिर से मेंटेन करते हैं। इसके कारण वेरिएशन और एडेप्टेशन आती है, और इसके कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। हम लोग किससे डिफाइन करें इसको? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच हम लोग क्या क्या करेंगे इसके थ्रू। सबसे पहला है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज, यानी 1 से 2, 2 इस तरह से बढ़ते जाएगा। दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन फिक्स्ड है, इसके बाद उसके डेथ के बाद जो न्यू इंडिविजुअल्स उसमें ऐड किए जाएंगे, दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है वेरिएशन, और वेरिएशन के कारण एडेप्टेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन का। भले ही हम लोग 1-2 जनरेशन में इसको नहीं समझ पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इम्पोर्टेंस देखें रिप्रोडक्शन का तो वेरिएशन और एडेप्टेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग तो जानते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक, जैसा पेरेंट है वैसे ही बच्चे हैं, लेकिन अगर एक्यूरेटली देखा जाए तो वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। अगर एक ही पेरेंट के कई बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो चारों में डिफरेंस है। तभी तो हम लोग किसी को मनोज किसी को सनोज पहचानते हैं, अदरवाइज सब मनोज जैसा ही लगता। तो ये डिफरेंसेस क्यों आती? ये डिफरेंसेस कुछ इवेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, खास करके जैसे गैमेट के फर्टिलाइजेशन का क्या चांस है, गैमेट के फॉर्मेशन का क्या चांस है, क्रॉसिंग ओवर का इवेंट कितना वहाँ हो रहा है, और उसमें
और मेनी स्टेप्स हैं, देयर आर एटलीस्ट 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेरिएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस वेरिएशन से क्या फ़ायदा होता है? वी नो दैट आवर environment is continuously changing, means all the conditions of environment are changing, like O2 concentration, humidity, temperature, and the species in that accordance must be produced to adapt that change environment. Means after a millions of years there is great variation, great drift in the environmental conditions, और ऐसे कंडीशन को कोप करने के लिए, कोपवित करने के लिए हमारे पास वैसे ही स्पीसीज होने चाहिए, वेरिएशंस होने चाहिए, ताकि उसमें से कुछ सेलेक्ट हो और कुछ उसमें से रिजेक्ट हो। तो ये इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। वेरिएशन के बाद एक लास्ट देखते हैं इसमें, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन और स्पेशिएशन। हम लोग अगर देखेंगे अभी कि एक सिंगल लाइफ जो शुरू हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, आज लगभग 1.75 मिलियन स्पीसीज में कन्वर्ट हो चुका है। इतना का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। बाकी जो स्टडी करना है उसको छोड़ दें, बाकी जो एक्सटिंक्ट कर गया उसको भी छोड़ दें, तो एक ऑर्गेनिज्म से इतने मिलियन स्पीसीज आज साइंटिफिकली स्टडीड है। इतने न्यू स्पीसीज आखिर बने कैसे? क्या हर एक स्पीसीज का अपना अपना ओरिजिन है? नहीं, एक ग्रेजुअल चेंजेज आता गया है। और एक ग्रेजुअल चेंजेज में किसका कंट्रीब्यूशन है? रिप्रोडक्शन का है। तो अगर लॉन्ग टर्म देखें तो रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल, खास करके वेरिएशन जो है रॉ मटेरियल है, एडेप्टेशन और न्यू स्पेसिएशन का। तो यह है ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लॉन्ग स्टेप, एंड इन नियर स्टेप्स वी कैन सी द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है। नाउ 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग देखे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्स का मतलब है सेक्शन, सेक्शन का मतलब कैटेगरी, डिवीजन। तो अगर किसी पॉपुलेशन को हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर 2 सेक्शन में बांटेंगे तो वहाँ पर कहेंगे कि सेक्स एग्जिस्ट करता है, मेल और फीमेल। लेकिन अगर एक पॉपुलेशन के सारे ऑर्गेनिज्म को हम सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कहेंगे द सेक्स टर्म इज नॉट अप्लाइड देयर, मीन्स ए सेक्स, वहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स का मतलब मेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ होने चाहिए, या एक ही ऑर्गेनिज्म है तो 2 तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसमें होने चाहिए। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की भूमिका होती है, उसी के रूट, स्टेम, लीफ या उसी के कुछ सेल्स बड बनकर अलग हो जाते हैं। तो एक ऐसा इनहेरिटेंस है, यूनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आइदर वन पेरेंट पार्टिसिपेट उस पॉपुलेशन का। लेकिन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें अगर एक ही पेरेंट है तो उसको हर्माफ्रोडाइट होना होगा, और अगर सेक्स ऑर्गन अलग अलग पेरेंट में, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में है, तो वहाँ पर 2 पेरेंट को भाग लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का हो सकता है, यूनी पेरेंटल एंड बाई पेरेंटल। दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनी पेरेंटल अगर होगा तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म मस्ट बी मोनोएशियस, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होना होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में सिचुएटेड होना चाहिए। और बाई पेरेंटल में क्या होगा? ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। डायोसियस में क्या होगा? इसमें मेल और फीमेल 2 पेरेंट होंगे और दोनों सेपरेट होंगे। तो ये डिफरेंस बेसिक है। नेक्स्ट है
कि कौन सा सेल डिवीजन यहाँ होगा और वहाँ होगा। यहाँ पर ओनली माइटोसिस होगा और यहाँ पर दोनों ही रिक्वायर्ड है, माइटोसिस एंड मियोसिस। Both kinds of reproduction occur here. Types of cell division takes place. Next is gamete may takes place. Gametes may takes place. अगर गैमेट है तो अकेले वो डेवलप कर सकता है ऑर्गेनिज्म में, और इस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल ड्रोन्स ऑफ हनी बी। ड्रोन्स ऑफ हनी बी में क्या होगा कि जो क्वीन है उसका एग बिना स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के ही मेल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेट इनटू होल ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स अ सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर न्यू जनरेशन फॉर्मेशन इन केस ऑफ ड्रोन्स। सो इट इज द gamete that may participate in asexual reproduction, but mostly it takes place in sexual reproduction. Here gametogenesis and fertilization both are essential features. तो यहाँ पर हम देखें तो डिफरेंस कहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखा जा रहा है। ए सेक्सुअल में गैमेट है, यहाँ भी गैमेट हो सकता है, यहाँ भी गैमेट हो सकता है, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन एसेंशियल फीचर होता है। तो एक डिफरेंस ये भी देखते हैं, दोनों में देखा गया है। अब देखते हैं हम लोग इस पर अगर एक डिफरेंस देना हो तो हम लोग सिर्फ आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन पर। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म विच इज आवर सिलेबस नाउ। एंजियोस्पर्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि हाईली डेवलप्ड प्लांट है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मोड भी हाईली डेवलप्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होगा, दोनों टाइप का है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रिमिटिव टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, खास करके जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स, स्टेम, लीफ, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं और 11th क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग से एक ऑर्गन है यहाँ पर, फ्लावर। फ्लावर कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बिल्कुल ही सुटेबल स्ट्रक्चर नेचर ने बनाया है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन के ऑल रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर पूरे हो जाते हैं। गैमेट्स के बनने से लेकर और सीड के मैच्योरेशन तक सारा प्रोसेस की फैसिलिटी फ्लावर में अवेलेबल होती है। और इसके अलावा हमारे लाइफ में फ्लावर के और भी कई वैल्यूज़ हैं। फ्लावर के स्टडी को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लोरिकल्चर है, ये एक ब्रांच है किसका, एग्रीकल्चर का या हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच है, जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स से रिलेटेड, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स को ग्रो किया जाए। यहाँ हम लोग एक चीज़ देखें, फ्लोरिकल्चर में कुछ कलरफुल फोलिएज को भी हम लोग ग्रो करवाते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी एस्थेटिक ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग वहाँ पर इसको देखें कि फोलिएज और फ्लावर दोनों का डेवलपमेंट यहाँ पर हम लोग कराते हैं फ्लोरिकल्चर में। यानी कि स्टडी ऑफ, हम लोग इस ब्रांच में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ एफिशिएंट
and attractive flowers and foliage culture। इसमें फ्लावर्स और कलरफुल फोलिएज इन दोनों का स्टडी करते हैं, कैसे उसकी अच्छी से अच्छी वैरायटी तैयार किया जाए। आखिर ये फ्लावर है क्या? फ्लावर को हम लोग यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, कंट्री में हर एक लेवल पर बर्थ से लेकर और डेथ तक इस फ्लावर का अपना बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे फ्लावर के कौन कौन सारे वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले देखें फ्लावर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फ्लावर को देखें तो ए साइट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल्स प्रोड्यूस करते हैं, यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके कारण बहुत सारा चेंजेज आता है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल्स प्रोवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है, बाहर से देखने में काफ़ी एट्रैक्टिव होते हैं। इसमें क्या क्या होगा, अपीयरेंस के साथ इसमें ब्राइटनेस, ब्राइटफुल कलर्स, और इसके साथ साथ अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। इन्विटेशन ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स जब इसमें आएंगे तो उनको यहाँ पर रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड के रूप में खासकर उनको न्यूट्रिएंट के रूप में कुछ पॉलन, इसके साथ साथ वहाँ पर नेक्टर्स भी मिल जाते हैं। इनका जो शेप साइज है, इसका जो शेप साइज है वो काफ़ी मायने रखता है। अपीयरेंस, शेप एंड साइज, फ्लावर अपने खास शेप एंड साइज के लिए पहचाने जाते हैं और उनमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इसमें एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल्स कौन कौन है। एम्ब्रायोलॉजिकली ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम देख सकते हैं कि फ्लावर में सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंस आएंगे, जैसे कि इसमें आएगा गैमेटोजेनेसिस, फ्लावर प्रोवाइड कराएगा सारा फैसिलिटी। इसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन चेंजेस होगा और इसमें एम्ब्रायोजेनेसिस। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन से लेकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन तक, यानी पॉलन के मदर सेल के डेवलपमेंट से लेकर और सीड के मैचुरेशन तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को एक कनेक्ट करता है फ्लावर। तो एम्ब्रायोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और देखें हम लोग तो मॉर्फोलॉजिकली इसका क्या क्या वैल्यू है, कहाँ कहाँ वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ ऑफ फ्लावर, कई वैल्यूज़ हैं फ्लावर्स के। कौन कौन से वैल्यूज़ हैं? पहला देखते हैं इसमें एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है, एस्थेटिक का मतलब होता है जिसको देखने से पॉजिटिव मूड हो जाए। ठीक है, जैसे डिप्रेशन में भी अगर कोई पर्सन है और फ्लोरिकल्चर में अगर वो इन्वॉल्व होता है तो उसमें बहुत सारी मेंटल डिप्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है दूर हो जाते हैं। यानी कि एस्थेटिक वैल्यू में मेन थिंग क्या है, पॉजिटिव मूड या पॉजिटिव थॉट्स देते हैं ये फ्लावर्स, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल वैल्यू में क्या देखते हैं हम लोग, कोई भी ओकेजन हो, शादी विवाह का हो, तो हम लोग घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, और इस डेकोरेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लावर्स को, डेकोरेशंस। नेक्स्ट देखें हम लोग सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू इसका क्या है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग फ्लावर का वैल्यू होता है। ये एक तरह से मैसेज कम्युनिकेट करता है, जैसे मैसेज कम्युनिकेशन। रोज का इस्तेमाल किया गया था 1857 में, जो फर्स्ट सिपाही विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था,
उसमें रोज़ का ट्रांसफ़र लोगों को करके और पूरे सोसाइटी में मैसेज दिया जा रहा था कि ये रोज़ सिर्फ रोज़ नहीं है, वो एक तरह से एक रिवॉल्यूशन की तैयारी थी। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, जैसे लव, एफेक्शन। इसके साथ साथ हम लोग केवल लव और एफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हैप्पीनेस, हैटर्ड या कहें ग्रीफ, तकलीफ़, या बहुत सारे मौर्न जो होता है, शोक जो होता है, उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू में देखते हैं तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फ्लावर्स का कलर और स्पीशीज यूज किया जाता है। ये होता है स्पेसिफिक, होता है स्पेसिफिक टू रिलीजन। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फ्लावर्स का वैल्यू होता है। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू, ये फ्लावर्स का कई कल्चर है, ये सिंबल ऑफ प्योरिटी देते, यह है सिंबल्स ऑफ प्योरिटी। तो इस तरह से फ्लावर्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, एस्थेटिकली, ऑर्नामेंटली, सोशली, रिलीजियसली एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है, तो ये सब है फ्लावर्स का हम लोगों का मॉर्फोलॉजिकल यूज़। और दूसरा देखा हमने एम्ब्रायोलॉजिकल यूज में क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अब हम लोग देखते हैं फ्लावर पर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हम लोग एक बार सबसे पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर चलेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखें फ्लोरल पार्ट्स, यानी फ्लोरल पार्ट्स में कौन कौन आते हैं। फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट में देखते हैं अगर मान लो किसी प्लांट में 4 व्हर्ल्स है, कंप्लीट फ्लावर है, ऑल द 4 व्हर्ल्स कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गायनोशियम आर प्रेजेंट, देन काउंट कंप्लीट। इफ आइदर वन इज एब्सेंट अमंग दिस 4, दीज आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। अब यहाँ पर देखें जो चारों व्हर्ल है वो रिप्रोडक्शन के व्यू से हम लोग देखेंगे तो 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। स्टेराइल पार्ट जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे, और इसका अपोजिट क्या होगा, फर्टाइल पार्ट्स। तो 2 तरह के पार्ट्स हैं इसमें, स्टेराइल एंड फर्टाइल। स्टेराइल जो है हेल्प करता है, फालतू भी नहीं है, ये अननेसेसरी नहीं है, एक्सेसरी पार्ट्स हैं और इनका प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। ये सब नेसेसरी पार्ट्स हैं। तो ये हेल्पिंग पार्ट है और ये नेसेसरी पार्ट है। हेल्पिंग में भी देखते हैं 2 व्हर्ल है, कौन कौन से हैं, कैलिक्स एंड कॉरोला। इसका यूनिट हो गया सेपल और इसका हो गया पेटल, ये इसके यूनिट हैं। अब फर्टाइल पार्ट में भी 2 व्हर्ल हैं, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल और फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल, इसके यूनिट को स्टेमेन कहा जाएगा और इसके यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहा जाएगा। तो है इसके 4 व्हर्ल। अब हम लोग एक फ्लावर में देखें ये कैसे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टॉक होगा और इस स्टॉक के ऊपर एक थाइलेमस ग्रो करेगा। ये थाइलेमस क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक नोड है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है। अगर हम इसको सप्रेस कर दें, सप्रेस करें, ये नोड हैं, तो ये बहुत ही नज़दीक आ जाएंगे और फिर सप्रेस करें तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक लेवल में आ जाएंगे। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर है थाइलेमस। थाइलेमस जो है एक रिड्यूस्ड फ्लैट प्लेटफॉर्म है जो रिड्यूस्ड नोड्स का बना हुआ है और इसी पर सारे फ्लोरल ऑर्गन्स अलग अलग नोड से निकलते हैं, लेकिन देखने में लगता है कि एक ही जगह से ये सभी इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है,
कि कैलिक्स का यूनिट, कोरोला का यूनिट सभी अलग अलग नोड्स से निकल रहे हैं। तो हम लोग देखें इसमें थैलेमस के ऊपर में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का यूनिट्स है जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ब्राइट कलर्ड का यहाँ पर जो पेटल है ये है कोरोला का यूनिट, और यहाँ पर ओवरी और इस तरह से इसका पार्ट है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेमेंस हैं। तो इतने पार्ट्स इसमें हम लोग देखते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर में एक कैलिक्स का यूनिट है, एक कोरोला का यूनिट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोसियम का यूनिट है, और इधर गायनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूनिट है। तो एक कंप्लीट फ्लावर में ये 4 ऑर्गन हैं, 2 काफ़ी एसेंशियल हैं और 2 हेल्पिंग हैं। स्टेराइल और फर्टाइल पार्ट भी इनको हम कह सकते हैं। स्टेराइल पार्ट कहेंगे जो हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में, एंड फर्टाइल कहेंगे जो भाग लेगा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया 4 वर्ड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस फ्लावर में एक एक जो ऑर्गन्स हैं इसके, इनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले देखें हम लोग कैलिक्स का क्या रोल है। कैलिक्स जो है ग्रीन कलर का यूजुअली होता है, और जब ये बड के फॉर्म में होते हैं, ये मान लो बड है, तो ये बड जो है प्रोटेक्टेड है किससे, कैलिक्स से। ये है बड कंडीशन है, और जब ये खुलेगा तो इस प्रोसेस को एंथेसिस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ बड इनटू फ्लावर इज कॉल्ड एंथेसिस। इससे एक कंप्लीट फ्लावर बन जाते हैं। तो एंथेसिस के बाद क्या पहले कैलिक्स का रोल क्या है, एक ग्रीन अपीयरेंस का है, एक प्रोटेक्शन देते हैं बड को, और फोटोसिंथेसिस भी करेंगे ग्रीन होने के कारण। जनरल फंक्शन इसका कैलिक्स का यही है। नेक्स्ट आफ्टर इज कोरोला। कोरोला का जो यूनिट है पेटल, इसमें क्या क्या रहेगा, आयल ग्लैंड्स, सेंट ग्लैंड्स, नेक्टर्स, ये सब, और ब्राइट अपीयरेंस मॉर्फोलॉजिकली, ब्राइट अपीयरेंस, इसका जो शेप और साइज है इससे भी काफ़ी अट्रैक्शन होता है। तो ये सब जो देख रहे हैं, जो पेटल के पास जो कैपेसिटीज है, इसके कारण ये पॉलिनेटिंग एजेंट को बहुत दूर दूर से अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त ये जो कलरफुल पार्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पिगमेंट भी पाए जाते हैं जो प्लांट को अदर फ्लोरल पार्ट्स को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ये पिगमेंट्स। तो इन पिगमेंट्स का काफ़ी रोल है अट्रैक्ट करने में भी और अगेंस्ट द फोटो ऑक्सीडेशन इफेक्ट। अब आते हैं हम लोग एसेंशियल पार्ट पर, एंड्रोसियम और गायनोसियम पर आते हैं। उस पर आने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये बर्ड क्या है, एक फ्लोरल बर्ड क्या है। फ्लोरल बर्ड वही है जो फ्लावर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इसका ओपनिंग कैसे संभव हो पाता है। तो फ्लावर है क्या, फ्लावर को हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन है। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। किसका, तो मेरिस्टेम का। यही मेरिस्टेम पहले प्राइमोडियम बनाएगा फ्लावर का और फिर फ्लावर में कन्वर्ट करेगा। एक ऐसे पॉसिबल हो पाएगा। तो हम लोग देखें, अगर एक मेरिस्टेम को फ्लावर, मॉडिफाइड सूट, एपेक्स फॉर रिप्रोडक्शन, फ्लावर को हम लोग इस तरह से देखेंगे। हम लोग देखें इसमें इसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो यह है सबसे पहले एक मेरिस्टेम हम लोग बना रहे हैं।
Now we see the development of फ्लोरल प्राइमोर्डियम, यानी एक फ्लोरल बर्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होगा सूट एपेक्स से। आप जानते हैं कि मेरिस्टेम 3 तरह का है, एपिकल, इंटर कैलरी एंड लैटरल। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इसी से डिफरेंशिएट होगा सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट एपिकल इसी से डेवलपमेंट होना है फ्लावर का, लेकिन एक कई स्टेप में होगा अंडर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब हार्मोन्स हैं। एक स्पेशल कंडीशन में वहाँ पर फ्लोरिजेन, एक अननोन हार्मोन का सिंथेसिस होता है, जिसमें ऑक्सिन का लेवल बढ़ेगा, साइटोकाइनिन का घटेगा, और ऐसे कंडीशन में जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें ग्रेजुअल चेंजेज आएगा। ये इन्वायरमेंटल चेंज से इंड्यूस होता है और वहाँ पर फिर हार्मोनल चेंजेस बनने लगता है। ये हार्मोनल चेंजेस फ्लोरिजेंस के नाम से जाने जाएंगे, जो एक सूट एपेक्स को फ्लोरल प्राइमोर्डियम में कन्वर्ट करेगा और ये फिर एक बर्ड का फॉर्मेशन ले लेता है और एंथेसिस के बाद एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ सिस्टम हम देख सकते हैं किस तरह से हुआ है। अंडर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मेरिस्टेम, स्पेशली द पेरिफेरी ऑफ मेरिस्टेम टू डेवलप इनटू फ्लोरल प्राइमोर्डियम। तो ये लोग रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम कह सकते हैं, इसको हम लोग फ्लावर में डेवलप करने जा रहा है। ये फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन करेगा या इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करता है। एक सिंगल फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस भी बन सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लीफ प्राइमोर्डियम है और इस पेरिफेरी पर कुछ चेंजेज आ रहे हैं, और यहाँ पर सेंट्रल जोन में और पेरिफेरल जोन में, खासकर पेरिफेरल जोन में चेंजेज आ रहे हैं, और यहाँ से अलग अलग फ्लोरल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इस तरह से एक फ्लावर में 4 ओवल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो यह है फ्लोरल मेरिस्टेम, जिससे एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ और एक अंत में चलकर एक कंप्लीट फ्लावर का फॉर्मेशन किया, कैलिस, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। अब देखिए फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग चलें तो फ्लावर में कौन कौन सारे पार्ट्स हैं। फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और समटाइम्स न्यूटर, नो गैमेट। इसमें गैमेट बनते नहीं है, मैच्योर नहीं होते हैं। यूनिसेक्सुअल अगर है तो इसमें 2 तरह का होगा, मेल स्टैमिनेट फ्लावर, और अगर बाइसेक्सुअल या फिर अगर फीमेल केवल है तो पिस्टिलेट फ्लावर, और बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो इसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ आएंगे। नाउ वी सी द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में हो या प्लांट में हो, सभी जगह पर हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 पार्ट्स में भी कई पार्ट्स हैं, मेजर 3 पार्ट्स हैं इसमें। ऑल दोज इवेंट्स विच टेक्स प्लेस प्री फर्टिलाइजेशन, सेंटर में हम लोग फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड इवेंट्स को रखेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले एम्ब्रायोजेनेटिक डेवलपमेंट को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में रखेंगे। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफर होगा। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस
एंड गैमेट ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन में कुछ इवेंट्स हैं जिसमें सिनगैमी खास होगा और बहुत सारे फ्यूजन्स होंगे, ट्रिपल फ्यूजन होंगे और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। जायगोट, अलग अलग टाइप के जायगोट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जायगोट फॉर्मेशन के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है एम्ब्रायोजेनेसिस, और इसके बाद इसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू फ्रूट और सीड किस तरह से फॉर्म किया जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे इवेंट्स को 3 पार्ट में रख रहे हैं। अब आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें हम लोग कुछ स्ट्रक्चर और इवेंट्स को देखते हैं। नाउ वी सी द फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसमें हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स देखेंगे। जैसे स्ट्रक्चर्स में है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन, फाइनली पॉलन ग्रेन्स। ये सब स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टेमेन को। स्टेमेन में 2 पार्ट है, एक है स्टेराइल पार्ट फिलामेंट और दूसरा है यहाँ पर एंथर। इसको कहेंगे फिलामेंट, ये स्टेराइल पार्ट है, इधर थैलेमस से जुड़ता है और इधर पॉलन सैक को जोड़ता है। ये फर्टाइल पार्ट है और ये स्टेराइल पार्ट है, ये फर्टाइल पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं स्टेमेन में 2 पार्ट, एक है इसका फिलामेंट और दूसरा है एंथर। अब एंथर में डिफरेंस होता है। एंथर मोनोथिकस या बाइथिकस हो सकता है। इन द मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इट इज डाइथिकस और बाइथिकस। इसका मतलब है कि एंथर के बेसिस पर हम लोग प्लांट को भी 2 पार्ट में कर रहे हैं, डाइथिकस एंथर और मोनोथिकस एंथर। मोस्ट ऑफ द केसेस में डाइथिकस एंथर हम लोग देखेंगे। इसको बाइथिकस भी कहेंगे। डाई मीन्स 2, थेका मीन्स लोब्स, यानी जो पॉलन है उसमें 2 लोब है, 2 सिलिंड्रिकल लोब का बना हुआ है। अब हम लोग देखें इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर किस तरह से डाइथिकस एंथर है। मोनोथिकस एंथर में जो सिलिंड्रिकल चैम्बर है उसमें बीच में कोई कनेक्टिव नहीं होता है। तो सबसे पहले देखें डाइथिकस एंथर का एक स्ट्रक्चर। डाइथिकस एंथर, 2 तरह के एंथर हम लोग देखते हैं, डाइथिकस एंथर और मोनोथिकस एंथर। डाइथिकस एंथर में यहाँ पर आप 4 पैरेलल सिलेंडर्स ऐसे रोटेट करके देख सकते हैं, जबकि इसमें 2 ही पैरेलल सिलेंडर्स हैं। तो हम लोग को मोस्टली पढ़ना है डाइथिकस एंथर को। इस डाइथिकस एंथर का एक सेक्शन यहाँ पर टॉप से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 2 पॉलन चैम्बर्स है। हर एक पॉलन चैम्बर के बीच में, दोनों चैम्बर के बीच में एक कनेक्टिव है। एक कनेक्टिव दोनों को होल्ड करता है। लेकिन मोनोथिकस एंथर में इस कनेक्टिव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये केवल डाइथिकस में ही पाया जाएगा, दोनों थीका को जोड़ने के लिए। तो डाइथिकस एंथर हैज़ 2 लोब्स, एंथर लोब्स। ये एक एंथर लोब है और इधर एक एंथर लोब है। ये दोनों मिलाकर एक एंथर लोब और इधर एक एंथर लोब, दोनों मिलाकर है 2 एंथर लोब है। प्रत्येक एंथर लोब में 2-2 पॉलन सैक है। तो एंथर लोब्स आपस में जुड़ा हुआ है कनेक्टिव से। एक ग्रूव है इन फ्रंट एंड अटैच्ड
to each other by a band of vasculated sterile tissue called connective. अब है each anther lobe has 2 microsporangia। इसमें देखिए दो पॉलन सैक्स है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो इसको कहेंगे हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर। ये टेट्रागोनल अरेंजमेंट है, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का ये पॉलन है। अब हम लोग देखेंगे एक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का फ्यूचर नाम पॉलन सैक है, जिसके अंदर पॉलन का फॉर्मेशन मैचुरेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का अपीयरेंस कैसे होता है? सबसे पहले देखें कि जो बड है उस बड में किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्लुरल हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग फ्यूचर पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो फ्लोरल प्राइमोर्डियम है उसमें एंथर का प्राइमोर्डियम आएगा और वहाँ पर एपिडर्मिस से घिरा हुआ यहाँ पर सेल्स है, स्पोरोजीनस सेल्स है। यह है एपिडर्मिस और यह है आर्कीस्पोरियल सेल्स, ये डिप्लॉयड है। यहाँ पर फिर डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले इसके एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं उसमें चारों कॉर्नर पर सेल्स आएंगे। ये सेल्स स्पोरोजीनस सेल और पेराइटल में डिवाइड करेंगे। यह है एपिडर्मिस, यहाँ पर सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। बाहर के सेल्स पेराइटल हैं, अंदर स्पोरोजीनस सेल हैं। यह है पेराइटल सेल और अंदर है स्पोरोजीनस सेल। पेराइटल सेल डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? पेराइटल सेल से कई लेयर्स बनेंगे, जैसे टाइपेटम, मिडिल लेयर्स, एपिथीसियम, ये सब लेयर्स इसे फॉर्म करेंगे। जबकि स्पोरोजीनस सेल जो है, स्पोरोजीनस सेल्स डिप्लॉयड हैं और ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस करेंगे, यानी कि मियोसिस करेंगे और मियोसिस के बाद इससे हेप्लॉयड पॉलन ग्रेन्स का या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो सकेगा। ये सब के सब हेप्लॉयड बॉडी बनेंगे। तो यह है इसका डेवलपमेंट। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो स्पोरोजीनस सेल है डिप्लॉयड है, इसी स्पोरोजीनस सेल से यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स माइटोसिस से बनेंगे जो डिप्लॉयड होंगे। इसको हम लोग पॉलन मदर सेल भी कहेंगे। यही सेल मियोसिस करके हेप्लॉयड सेल यानी माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन करेंगे। हम लोग देखें एक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कौन कौन से लेयर हैं और किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके नीचे कई मिडिल लेयर्स होंगे और उसके नीचे टाइपेटम का लेयर होगा और सेंटर में पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिटेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम।